दाखिला अमित शाह ने उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात का किया आगाज। मिर्जापुर और लखनऊ को तरक्याती स्कीमों की दी सौगात। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात का किया आगाज। मिर्जापुर और लखनऊ को तरक्याती स्कीमों की दी सौगात। पार्लियामेंट की कार्रवाई में आज हिज़्ब इख्तिलाफ के शोर शराबे की वजह से पड़ा खलल। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई कल तक के लिए हुई मुलतवी। ट्रिपल तलाक को गैर कानूनी करार देने के फैसले को 2 साल हुए मुकम्मल। मुस्लिम खवातीन की यौम हुकूक मनाने के साथ ही मुल्क भर में खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए किए गए इक़दामात का हुआ जिक्र। और टोक्यो ओलंपिक में हिंदुस्तानी खवातीन हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को क्वार्टर फाइनल मुकाबले में हराकर रकम की तारीख। मेडल जीतने करीब पहुंची हिंदुस्तानी मर्द और खवातीन हॉकी टीमें। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं शाइस्ता बानो। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह इतवार को उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे, जहां उन्होंने तरक्याती स्कीमों की सौगात दी तो वहीं आइंदा असेंबली इंतखाबात का आगाज भी किया। 2022 में उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात होने हैं। बीजेपी समेत तमाम सियासी पार्टियों की सरगर्मियां इन दिनों बढ़ी हुई नजर आ रही हैं। अमित शाह ने योगी सरकार के तरक्याती कामों का भी जिक्र किया। उन्होंने मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर का संगे बुनियाद रखा और 15 करोड़ रुपए के रूपवे का इफ्तिताह किया। दिल्ली में मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए कि मिर्जापुर में भाजपा वाले इकट्ठा हुए हैं। भारत माता की। पूर्वांचल के क्षेत्र में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह की दहाड़, ये संकेत है उस आगाज का जिसकी गहमागहमी अब उत्तर प्रदेश के चौक चौराहों पर भी दिखाई और सुनाई देने लगी है। मौका था मिर्जापुर के विंध्य क्षेत्र में 128 करोड़ रुपए के मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर परियोजना के शिलान्यास और भूमि पूजन के साथ ही 15 करोड़ रुपए के रोपवे के लोकार्पण का, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने मां विंध्यवासिनी के साथ साथ जनता से भी भाजपा के लिए आशीर्वाद मांगा। गौरतलब है कि राज्य में 2022 की शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव होने हैं और इसे लेकर राजनीतिक सक्रियता प्रदेश भर में बढ़ गई है। आपने भारतीय जनता पार्टी को 2014 में आशीर्वाद दिया, 2017 में दिया, 2019 में दिया। मैं बरोबर यही था, सब अटकलें लगाते थे। कांग्रेस और सपा इकट्ठा हो गए, सपा बसपा और कांग्रेस सब इकट्ठा हो गए, मगर आप नहीं डिगे। आपका आशीर्वाद बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। गृह मंत्री अमित शाह ने मां विंध्यवासिनी मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में खुलेआम माफिया घूमते थे, लेकिन आज कोई माफिया दिखाई नहीं पड़ता। उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त, माफिया मुक्त, भू माफियाओं से मुक्ति करने का काम, उत्तर प्रदेश की माताओं बहनों की सुरक्षा देने का काम भाजपा की सरकार ने किया है। उन्होंने पूर्व की अखिलेश और मायावती की सरकार को भी निशाने पर लिया। 4 साल के अंदर योगी जी ने कानून और व्यवस्था के क्षेत्र में ढेर सारे परिवर्तन किए हैं। अखिलेश भाई, आप और बुआ जी दोनों 15 साल का हिसाब लेकर आ जाओ। 15 साल में आधा भी किया है तो यूपी की जनता आपको माफ कर देगी, जितना योगी जी ने 4 साल के अंदर किया है। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश अब सुरक्षा के माहौल में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के पास जनता के कामों के लिए फुर्सत तक नहीं थी। जब भी नेतृत्व यशस्वी होता है, निस्वार्थ भाव के साथ कार्य करता है, तो देश के बारे में सोचता है। 136 करोड़ लोग उसके परिवार के हिस्से होते हैं, लेकिन जब नेतृत्व स्वार्थी होता है, भ्रष्ट होता है, बेईमान होता है, वह केवल अपने बारे में सोचता है, अपने परिवार के बारे में सोचता है। और आजादी के बाद से लेकर के विभिन्न सरकारों में, केंद्र में हो या राज्य में, यही तो होता रहा है। इससे पहले केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का शिलान्यास किया।
उन्होंने इस मौके पर पौधारोपण भी किया। उन्होंने कहा कि योगी सरकार के नेतृत्व में प्रदेश में हर क्षेत्र में विकास हुआ है। हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने योगी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम किया और उसी का परिणाम है कि 11 लाख करोड़ से अर्थव्यवस्था जो थी आज 4 ही साल में 11 लाख करोड़ से बढ़कर 22 लाख करोड़ पर पहुंचकर देश में दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनी है। अमित शाह ने लखनऊ स्थित SGPGI में जाकर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के स्वास्थ्य का हालचाल भी जाना। पार्लियामेंट का मानसून इजलास मुसलसल हिज़्बी इख्तिलाफ के हंगामे की वजह से नहीं चल पा रहा है। आज भी सुबह 11 बजे दोनों ऐवानों में कार्रवाई शुरू होते ही अपोजिशन ने शोर शराबा शुरू कर दिया और दोनों ऐवानों में कार्रवाई में कई बार खलल पड़ा। यहां तक कि अपोजिशन के नारेबाजी और हंगामे के दरमियान ही ओलंपिक में मेडल जीतने वाली PV सिंधु को मुबारकबाद दी गई। भारी हंगामे के दरमियान राज्यसभा में बैनुल रियासती जहाज बिल पास हुआ। दर्ज फहरिस्त कबाइल आईनी तरमीमी बिल 2021 पेश किया गया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने हंगामा करने वाले मेंबरान को नसीहत देते हुए कहा कि 2 हफ्ते से ऐवान की कार्रवाई में खलल पड़ने से अवाम का करोड़ों रुपया बर्बाद हुआ है। हिज़्बी इख्तिलाफ के हंगामे की वजह से बार बार मुलतवी होने के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। वजीर मालियात निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का फायदा ज्यादा से ज्यादा देही इलाकों में मिल सके, इसके लिए दूरदर्शन और आकाशवाणी के जरिए तशहीर की जा रही है। Reaching out financial and credit assistance to the poorest of the poor, even if they are in remotest areas. But yet the member rightly points out that even then very many areas in the country which are very remote, the members, the public, the poorest of the poor may not have the information, and because of want of knowing about it, they may not have the benefit reaching them. However, I wish to tell the member that through the All India Radio, through Doordarshan and also through various mediums, we are very clearly showing those poor people who have benefited from this program and their experience is voiced, and through that in their respective every state-owned regional languages, information is being broadcasted through All India Radio or Doordarshan, so that even the far-flung areas people will get to know. We will further be doing this so that more people can benefit out of it. राज्यसभा में वजीर इत्तलात और नशियात अनुराग ठाकुर ने एक सवाल के जवाब में बताया कि इंटीग्रेटेड एडवर्टीजमेंट के जरिए से बनाई गई पॉलिसियां आम लोगों तक तेजी से पहुंच रही हैं, साथ ही खर्च में भी कमी आ रही है। उन्होंने कहा कि अब इंटीग्रेटेड एडवर्टीजमेंट की वजह से कम्युनिकेशन पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। 3 तलाक को गैर कानूनी करार देने के फैसले को कल 2 साल मुकम्मल हो गए हैं। इस सिलसिले में यौम हुकूक मुस्लिम खवातीन का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मोदी सरकार के जरिए खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए उठाए गए कदमों का जिक्र हुआ। समाज में फैली बुराइयों के खिलाफ आवाज बुलंद करने की बात भी कही गई। महिलाओं को एक साथ 3 तलाक की कुप्रथा के चुंगल से निकालकर उनके आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास को मजबूत किया है। यह एक ऐसी कुप्रथा थी जिसमें महिलाएं सिसक कर रह जाने को मजबूर थी। उनका मनोबल और गौरव बिखर रहा था। बरसों पुरानी इस बेड़ी को केंद्र सरकार ने 1 अगस्त 2019 को 3 तलाक के लिए विधेयक बनाकर तोड़ दिया। 3 तलाक का बिल 1 अगस्त 2019 में बना है। उसके बाद से जो 3 तलाक की जो घटनाएं हैं उसमें जो कमी आई, लगभग 80% कमी 3 तलाक की घटनाओं में देश भर में आई। ट्रिपल तलाक के लिए कानून केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के अन्य मुस्लिम बहुल देशों में भी है जो महिलाओं को सुरक्षा देते हैं। भारत में भी महिलाओं के लिए अवसरों की समानता और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। मुस्लिम महिलाओं के संघर्ष को याद करते हुए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने शबनम के उस दर्द को भी साझा किया जब उसके पति ने गोद में 2 छोटे छोटे बच्चे होने के बावजूद उसे तलाक दे दिया था। लेकिन शबनम ने संघर्ष का रास्ता नहीं छोड़ा और अपने बच्चों को डॉक्टर बनाया। केंद्रीय मंत्री ने जोर देकर कहा कि आज मुद्रा योजना से लेकर रोजगार और अवसर की समानता में महिलाओं को उनका हक हासिल हुआ है। अनगिनत बहनें हैं अल्पसंख्यक समुदाय में, सिर्फ मुसलमान बहनें नहीं, पारसी बहनें हैं, जैन बहनें हैं,
जिनकी दास्तां कभी लिखी नहीं गई हिंदुस्तान में। क्या हम कोशिश करके उन कहानियों को, उन दास्तानों को नकवी साहब तक पहुंचाएं, ताकि उसमें नकवी साहब अपना समर्थन देकर इन बहनों को, जिन्हें इतिहास शायद भूल गया, उन्हें हम ना भूलें और उनके नामों को और उजागर। 2005 में मेरे साथ परिस्थिति इतनी खराब होती गई कि उन्होंने 3 शब्दों में मेरी लाइफ बिल्कुल ब्लॉक कर दी। मतलब मैं उन 3 शब्दों के आगे बोल नहीं पाई जो उन्होंने तलाक के बोले मुझे, या तो जॉब कर लो और या फिर घर से मेरे से निकल जाओ, तलाक ले लो। अभी हो सकता है कि हमें इतने बड़े स्केल पर इसका इम्पैक्ट ना दिख रहा हो, पर थोड़ा सा वक्त दीजिए। जैसे जैसे मुस्लिम महिलाएं इसकी ताकत को समझेंगी और अपने लिए, अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करना शुरू करेंगी सही तरीके से, आपको इसका इम्पैक्ट बहुत बड़े स्केल पर दिखाई देगा। एक पुरुष अपनी बीवी को 3 बार तलाक तलाक बोलकर घर से बाहर निकालता था, लेकिन आज कानूनी सुरक्षा मिलने के बाद कहीं ना कहीं वो डर बना है, कानून का डर है। बिना सोचे समझे कोई भी मुस्लिम पुरुष अपनी बीवी को यूं ही घर से बाहर नहीं निकाल देता है। तो अब बदलाव आया है। 3 तलाक विधेयक के 2 साल पूरा होने के मौके पर काफी संख्या में महिलाएं जुटी और अपने संघर्ष, दुख दर्द को साझा किया। साथ ही अपने अधिकारों के लिए आगे भी लंबी लड़ाई जारी रखने का प्रण लिया। सेहत और कुनबा बहबूद वजारत के मुताबिक मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों में 40,134 नए मामले दर्ज किए गए हैं, तो वहीं इस दौरान 36,946 मरीज इलाज के बाद सेहतयाब हुए हैं, जिसके बाद मुल्क में रिकवरी रेट बढ़कर 97.35% हो गया है। एक्टिव मामलों की कुल तादाद 4,13,718 हो गई है। हफ्तावार पॉजिटिविटी रेट 2.37% है और यौमिया पॉजिटिविटी रेट 2.81% है, जो 5% से कम पर कायम है। वहीं मुल्क में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकारी मुहिम तेजी से जारी है। मुल्क में अब तक 47 करोड़ 22 लाख से ज्यादा कोविड टीके की खुराक दी जा चुकी है। वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 17,06,598 वैक्सीन लगाई गई है, जिसके बाद मुल्क में कुल टीकाकारी का आदाद शुमार 47 करोड़ 22 लाख 23,639 हो गया है। टोक्यो ओलंपिक में खवातीन हॉकी टीम ने तारीख रकम की है। आज हुए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारत की बेटियों ने शानदार मुजाहरा करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। मैच के पहले क्वार्टर में दोनों टीमों के दरमियान सख्त मुकाबला दिखाई दिया, कोई टीम भी गोल नहीं कर पाई। हालांकि दूसरे क्वार्टर का खेल खत्म होने के बाद हाफ टाइम में ऑस्ट्रेलिया पर भारत ने 1-0 की सबकत बना ली। भारत की तरफ से गुरलीन कौर ने 1 गोल किया। तीसरे क्वार्टर में कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई। वहीं चौथे क्वार्टर में भी दोनों टीम गोल करने से महरूम रही, लेकिन चौथे क्वार्टर का मैच काफी दिलचस्प रहा और भारत को 1-0 से फतेह मिली। भारतीय खवातीन हॉकी टीम ओलंपिक खेलों के सेमीफाइनल में पहली बार खेलने उतरेगी। भारत ने 3 बार के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट और मौजूदा वक्त में दुनिया की नंबर 2 टीम ऑस्ट्रेलिया को हराकर सेमीफाइनल तक का सफर तय किया है। इससे कबल भारतीय मर्द हॉकी टीम ने भी तारीख रकम की है। टोक्यो ओलंपिक में शानदार मुजाहरा करते हुए भारत ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारत ने ग्रेट ब्रिटेन की टीम को 3-1 से हराने में कामयाबी हासिल की। टीम इंडिया के लिए दिलप्रीत सिंह ने 7वें मिनट में, जबकि मुरनजीत सिंह ने 16वें और हार्दिक भी जीत रही। 1980 में भारत ने आखिरी बार हॉकी में ओलंपिक मेडल जीता था। 1980 में भारत ने वासुदेवन भास्करन की क़यादत में जीत हासिल की थी। हालांकि इस ओलंपिक में सेमीफाइनल मैच नहीं खेला गया था। टोक्यो ओलंपिक में भारत के सेमीफाइनल तक के सफर में भारत ने पूल ए में दूसरा मुकाम हासिल किया। भारत ने पूल ए में 5 में से 4 मुकाबले जीते हैं। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में कांसे का तमगा हासिल कर तारीख में नाम दर्ज कराया है। सिंधु ने ब्रांज मेडल के लिए हुए मुकाबले में चीन की विंग याओ को बराह रास्त गेम में हराया। इसी के साथ सिंधु 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली हिंदुस्तानी खातून खिलाड़ी बन गई हैं। इससे कबल सिंधु ने 2016 में रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। पीवी सिंधु की इस फतेह के बाद मुल्क भर से खुशियों और नेक ख्वाहिशात के पैगाम आ रहे हैं। पीवी सिंधु ने रविवार को टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन का महिला एकल वर्ग का कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। वे ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। राष्ट्रपति ने सिंधु को ट्वीट कर बधाई दी। पीवी सिंधु 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उन्होंने निरंतरता, समर्पण और उत्कृष्टता की नई मिसाल कायम की है। भारत का नाम रोशन करने के लिए उन्हें हार्दिक बधाई।
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर उन्हें बधाई दी। हम सभी पीवी सिंधु के शानदार प्रदर्शन से बेहद खुश हैं। उन्हें टोक्यो 2020 में कांस्य पदक जीतने पर बधाई। वे भारत का गर्व हैं और हमारी सर्वश्रेष्ठ ओलंपियंस में से एक हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सिंधु की इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए ट्वीट किया। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु का शानदार खेल, ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने पर उन्हें बधाई। उन्होंने कई मौकों पर अपनी शानदार सफलता से देश को गौरवान्वित किया है। उन्होंने एक बार फिर ये कर दिखाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सिंधु की इस उपलब्धि पर ट्वीट किया। शानदार खेल पीवी सिंधु, आपने समय समय पर खेल के प्रति अपनी अतुलनीय प्रतिबद्धता और समर्पण साबित किया है। उम्मीद है कि आप देश का गौरव बढ़ाती रहेंगी। हमें आपकी उपलब्धियों पर गर्व है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांस्य पदक जीतने पर पीवी सिंधु को बधाई दी। बहुत बहुत बधाई पीवी सिंधु जी को, शानदार प्रदर्शन किया। मैं तो कहूंगा स्मैशिंग विक्ट्री थी। और ऐसी दूसरी खिलाड़ी हैं केवल जिन्होंने ओलंपिक्स में किया है, 2016 में भी और अब फिर एक बार ओलंपिक्स जीतने का काम, मेडल जीतने का काम किया है। बहुत बहुत बधाई। 135 करोड़ भारतीयों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाए हैं। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने भी सिंधु के लिए ट्वीट किया। भारत ने टोक्यो 2020 में तीसरा ओलंपिक पदक जीता। सिंधु, कांस्य पदक जीतने पर हमें आप पर गर्व है। आपका दूसरा ओलंपिक पदक और आपने भारत को गौरवान्वित किया। पीवी सिंधु के माता पिता ने भी अपनी बेटी की जीत पर खुशी जताई और इसे एक यादगार पल बताया। पीवी सिंधु ने रियो ओलंपिक में रजत पदक जीता था। अब टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के बाद सिंधु ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी और पहली बैडमिंटन खिलाड़ी बन गई हैं। क्लैट इम्तिहान 2021 में कामयाब होने वाले लखनऊ के 47 तलबा और तालबात को आज रियासत के वजीर कानून ब्रजेश पाठक ने एजाज से नवाजा। ब्रजेश पाठक ने कहा कि ये तलबा अपने शानदार मुजाहरे के साथ समाज में कानून और इंसाफ कायम करने में अहम और मुस्बत ताउन देंगे और पूरी दुनिया में अमन, यकजहती और खैरसगाली कायम करने में अहम किरदार निभाएंगे। जिस ढंग से क्लैट में बहुत ही प्रतिष्ठापूर्ण एग्जाम में बड़ी संख्या में बच्चों ने सफलता हासिल की है, मैं सभी बच्चों को हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माय पेरेंट्स एंड माय टीचर्स एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मेरे पेरेंट्स को ऑब्वियसली एंड मेरे टीचर्स को। कोरोना की मुमकिना लहर के पेश नजर मरकजी सरकार की हिदायत पर हरदोई जिले में रुकन असेंबली फंड से ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है। अगर कोरोना की मुमकिना तीसरी लहर आती है तो ये ऑक्सीजन प्लांट इलाके के लोगों को ऑक्सीजन दस्तयाब कराने में मददगार होगा। हरदोई के आहिरौरी हेल्थ सेंटर पर मेंबर असेंबली परवाज कुमार के एमएलए फंड से इस ऑक्सीजन प्लांट को 43,38,000 रुपए की लागत से लगाया गया है। इस सलाहियत 166 लीटर फी मिनट ऑक्सीजन बनाने की और ऑक्सीजन प्लांट के तामीर हो जाने से इलाकाई लोगों को ऑक्सीजन के लिए जिले के सदर दफ्तर तक नहीं आना पड़ेगा। मरीज को भी सभी खिदमात सीएससी पर ही दस्तयाब होगी। जिला मजिस्ट्रेट ने सीएससी वार्डों को मुआयना करते हुए बताया कि ऑक्सीजन प्लांट में 30 बेडों पर ऑक्सीजन सप्लाई प्रेरणा से और उनकी निधि, उन्होंने अपनी निधि को समर्पित करके यहाँ पे हम लोगों को एहरोरी ब्लॉक में एक प्लांट दिया था, ऑक्सीजन प्लांट, ताकि कोविड महामारी में जो दूसरी लहर में जो ऑक्सीजन की कमी महसूस करी गई थी उनकी क्षेत्र की जनता को ये कमी ना महसूस करनी पड़े। उसी के क्रम में ये कार्य पूरा कर लिया गया है। समय रहते हम लोगों ने इसे पूर्ण कर लिया है। यहाँ पे हम लोगों ने 30 बेड की व्यवस्था करी गई है। 167 एलपीएम का प्लांट लगाया गया है। बैकअप में जनरेटर और ऑक्सीजन के सिलेंडर्स भी हैं। प्लस यहाँ जो 30 बेड हैं उसमें कॉन्सेंट्रेटर्स को भी बैकअप में 3 लेवल का बैकअप दिया गया है। एक तो हमारा ऑक्सीजन प्लांट है, दूसरा लेवल का बैकअप उसका मैनिफोल्ड है। अगर इन केस अगर ऑक्सीजन प्लांट में कोई कमी आ जाती है, फॉल्ट आ जाता है, तो मैनिफोल्ड से सप्लाई हो जाएगी। और अगर वो भी फेल कर जाता है तो हम लोग यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटर्स भी देंगे। गाजीपुर जिले में ओमेगा की मोबिलिटी एंड यूथ रूरल एंटरप्रेन्योरशिप के दरमियान बैटरी से चलने वाली 3 व्हीलर ऑटो को बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का मुआहदा हुआ है। इस मौके पर ओमेगा सिटी के चेयरमैन उदय नारंग ने बताया कि गाजीपुर जिले में हम वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मंशा के मुताबिक इको फ्रेंडली 3 व्हीलर ऑटो बनाने के लिए फैक्ट्री शुरू करने जा रहे हैं।
इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट गाजीपुर और बीजेपी रुकन असेंबली सुनीता सिंह की मौजूदगी में करार पर दस्तखत हुए हैं। जल्द अज जल्द गाजीपुर में 3 व्हीलर की तामीर शुरू हो जाएगी, जिसमें गाजीपुर समेत पूर्वांचल के नौजवानों को बराह रास्त या बिलवास्ता रोजगार फराहम होगा। यूथ फाउंडेशन के संजय राय शेरपुरिया ने बताया कि 3 व्हीलर ऑटो को बनाने के साथ साथ मुख्तलिफ गाड़ियों में लगाए जाने वाले कलपुर्जे भी गाजीपुर में नई फैक्ट्री लगा रहे हैं। हमने 100 करोड़ रुपए का निवेश लगाने की कमिटमेंट करी है और यहाँ 5 से 7 हज़ार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स भी आएंगे और यहाँ पे हम अपनी रूरल एरियाज में जो व्हीकल्स यूज हैं उनकी इस टाइम अगर उन्होंने हमें कुछ सिखाया है तो सिर्फ यही सिखाया है कि इन्वायरमेंट मदर अर्थ को रिस्पेक्ट कीजिए और अगर हम इस पोल्यूशन को कम नहीं करेंगे तो हमारी आगे वाली पीढ़ियों को बहुत ही इफेक्ट पड़ेगा। तो हमारे जो भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं ग्रीन एनर्जी, सस्टेनेबिलिटी और प्रदूषण रिडक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। नॉट ओनली दैट, रूरल इनकम भी बढ़ेगी हमारे व्हीकल से, जो कि हम वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स जो हम निकाल रहे हैं। गाजीपुर जिले की समस्या क्या है, या अधिकतर देखेंगे उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल के क्षेत्र में, बिहार तक चले जाएंगे, मार्जिनल फार्मर ज्यादा है। इसकी वजह से क्या होता है कि उनको क्लस्टर बेस्ड खेती करने में समस्या होती है। हम अपने अनुभव के माध्यम से कोऑपरेटिव कल्चर को ले जाएंगे। आपने देखा होगा भारत सरकार ने तुरंत एक कोऑपरेशन मंत्रालय बनाया है। हम उन चीजों को जमीन पर उतारने का प्रयास करेंगे कि एक गांव, एक बीज, एक फसल, एक प्रोसेस, उसको लेके जाएंगे, जिससे क्या होगा कि फसल के उत्पादन के बाद उसका बाजार यहीं पे हो और वैल्यू एडिशन पे काम हो। और उस वैल्यू एडिशन के बाद में हमने लक्ष्य रखा 2022-23 को $1 बिलियन का फल, सब्जी, अनाज यहाँ से विदेश में एक्सपोर्ट करने। कन्नौज जिले में अब किसान अपनी रवायती खेती आलू के साथ साथ दीगर फसलों की काश्त कर अपनी आमदनी दोगुनी करने में कामयाब हो रहे हैं। इनकी कामयाबी में जिले का ज़राई महकमा अहम रोल अदा कर रहा है। जिले के बहादुरपुर मुरैया गांव में रहने वाले किसान हरिनाथ सिंह ने अपने खेतों में काले गेहूं और काले चावल की खेती कर एक नई मिसाल कायम की है। उन्होंने बताया कि इस खेती से बहुत फायदा हो रहा है। किसान ने बताया कि अपने 10 एकड़ खेत में काले गेहूं और काले चावल की खेती से लागत से 10 गुना फायदा हुआ है। ज़राई डिप्टी डायरेक्टर RN सिंह ने बताया कि किसान हरिनाथ ने जिले में काले गेहूं, काले चावल की काश्त कर एक तरक्की पसंद किसान होने की मिसाल पेश की है। हम काले चावल की और काले गेहूं की खेती कर रहे हैं इस समय। ये हमें चंदौली से जानकारी मिली थी। चंदौली के कुछ किसानों से हमारा मिलना जुलना था, तो उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था। तो मैंने उनसे कहा कि हमें भी भाई थोड़ा दो, तो हमने पहले थोड़ा शुरू किया, फिर हमने 10-12 एकड़ में शुरू किया इसको। तो वहीं से मैं कर रहा हूँ। आम चावल के हिसाब से तो 10 गुना लाभ हो रहा है। गेहूँ में भी 10 गुना ही है, गेहूँ में भी। इसमें लागत भी कुछ भी नहीं है। ये तो मात्र यहाँ पे लगा देने से ही पानी में ही पता लगता है सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट और जितने भी चाहिए हो तत्व तो सब मौजूद है। मिट्टी और पानी में इसको भरपूर ऑलरेडी मौजूद है, अलग से कुछ देने की जरूरत ही नहीं इसमें। ये लोकल में भी किए थे, अभी हम औसेर में कर रहे हैं। औसेर में फार्म है हमारा, वहाँ कर रहे हैं। यह काला चावल जो है इसमें शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। इसमें फाइबर होता है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जिससे जो है शरीर के लिए स्वास्थ्य वर्धक है। इवन यहाँ तक शुगर के, डायबिटीज़ के मरीजों के लिए भी जो है यह काला चावल बहुत ही अच्छा है और उनको भी ये चावल खाने से कोई दिक्कत नहीं होती है। और काला गेहूं भी है, उससे भी एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा है जो कि शरीर को सही रखता है। प्लास्टिक की वजह से इन दिनों पूरी दुनिया बहुत परेशान है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दुनिया को प्लास्टिक से निजात दिलाने के लिए नई राह दिखा रहे हैं। मेरठ के RPG इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट और द रग रिपब्लिक ग्रुप के जरिए मुल्क के कोने कोने से प्लास्टिक की पुरानी बोतल मंगाकर रीसाइकिल के जरिए इसका तागा बनाया जा रहा है। फिर इस तागे की मदद से मखमली कारपेट बनाकर मुल्क के साथ दुनिया भर में एक्सपोर्ट की जा रही है। बेकार बोतलों से बनने वाला तागा कारपेट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे आउटडोर कारपेट और इंडोर कारपेट भी बनाए जाते हैं। ये कारपेट जल्दी खराब नहीं होते और वेस्ट प्लास्टिक से माहौलियात पर पड़ने वाले खराब असरात भी कम होते हैं।
सूत से बने कालीन और प्लास्टिक से बने कालीन में सबसे बड़ा फर्क होता है उसकी मजबूती का। जैसे आपको पता ही है, जो प्लास्टिक की बोतल होती है वो पड़ी रहती है, कुछ नहीं होता, उसको मार दो फेंक दो, ऐसे पड़ी रहती है। कारपेट भी कुछ ऐसा ही होता है, उस पर लोग सालों तक चलते रहें, कुछ गंदगी लग जाए, कुछ भी हो जाए, वो फटता नहीं है, उसका धागा नहीं निकलता है, क्योंकि वो बना उसी चीज से है ना, तो वो काफी मजबूत होता है। जो सूत के धागे होते हैं वो थोड़े से ज्यादा मुलायम होते हैं, लेकिन वो खराब भी होते हैं, उनमें दाग भी लग जाते हैं, उनमें कई बार तक ज्यादा लोग चलते रहें तो उनमें डैमेज भी हो सकता है। प्लास्टिक के कारपेट एक बार ले लिए तो फिर वो सालों साल चलेंगे। इस तरह की टेक्नोलॉजीज जो रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी है, इन्हें और प्रमोशन मिलना चाहिए, जिसकी वजह से अगर हर जगह ये फैक्ट्रीज लगेंगी तो वहीं की लोकल कलेक्शन से इसे कन्वर्ट करा जा सकता है और उससे हमारे पर्यावरण में दूषित होने से पहले जो बॉटल, जो पेट ट्रेज, जो भी पेट का रॉ मटेरियल ऐसा है जो लैंडफिल या कहीं जाए, उससे पहले ही उसकी कलेक्शन करके बेस्ट वैल्यू मिले भी और इकोनॉमिकल का वापिस रिसाइकल हो जाए। जब इस प्लास्टिक का, जैसे आप देखें आज रैपर्स, जो लेबल्स हैं, वो सीमेंट प्लांट्स में यूज होने लगे, हमारी रोडों में प्लास्टिक से बनके रोड्स के लिए मटेरियल बनने लगे, तो एक प्रॉपर एप्लीकेशन चैनल देख के अगर हम इस मटेरियल को टारगेट करें और ये सोचे कि इसे बंद ना करके हम इस मटेरियल को किसी एक प्रोडक्टिव यूज के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे, तो ये मटेरियल हमारे लिए एक बहुत बड़ा जरिया होगा अपनी इकोनॉमी बूस्ट करने का। आलमी वबा कोरोना वायरस के खात्मे को लेकर वजीर आला योगी आदित्यनाथ के जरिए बनाई गई ट्रैक, ट्रेस और ट्रीट पॉलिसी पर चलते हुए रियासत में न सिर्फ कोविड के मामलों में बहुत कमी आई, बल्कि रियासत के बहुत से अजला कोरोना से निजात हासिल कर चुके हैं। इनमें मुरादाबाद जिले का नाम भी जुड़ गया है। जिले में कोरोना के मामले अब 0 हो गए हैं, जिसके बाद जिले में खुशी की लहर दौड़ रही है। लोग कोरोना के खात्मे के लिए वजीर आला, सरकार, इंतजामिया और कोरोना वॉरियर का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार के सही पॉलिसी का नतीजा है जो आज हमारा जिला कोरोना से पाक हो गया है। आज मेरे लिए और मेरे पूरे शहर के प्रत्येक व्यक्ति के लिए बड़ी खुशी की बात यह है कि मेरा पूरा शहर कोरोना मुक्त हो चुका है। मैंने प्रशासनिक अधिकारियों की रिपोर्ट देखी तो मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं फूले नहीं समाया। ये वही शहर है जो हाँ मुरादाबाद में 1500 से 2000 से अधिक लोग पॉजिटिव थे, मगर आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी टीम की मेहनत की वजह से आज हमारा पूरा शहर कोरोना मुक्त हो चुका है, जिसके लिए मैं सभी प्रशासनिक अधिकारी, स्वास्थ्यकर्मी और अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके लिए हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हमारा मुरादाबाद कोरोना मुक्त हो गया है। जैसे कि प्रशासन ने यहाँ पर काम किया है और स्वास्थ्यकर्मियों लगे रहे इस चीज़ के लिए, और जैसे कि मुरादाबाद की जितने भी जनता है उन लोगों ने प्रोटोकॉल का पालन करा। निश्चित तौर पर ये जो TTT का जो फॉर्मूला था जिसमें आपको ट्रैक करना है, टेस्ट करना है, ट्रीटमेंट करना है, ये चीज़ बहुत अहम कड़ी रही, क्योंकि इसमें आप किसी को सबसे पहले आप खोजते हैं कि कहाँ पर कोई पेशेंट मिल सकता है, आप उनकी सैंपलिंग करते हैं, सैंपलिंग करने के बाद आप उसको ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ते हैं और उसको ट्रैक करते हुए, ट्रीटमेंट करते हुए और उसको टेस्ट करते हुए, ये जो तीनों जो प्रक्रिया हैं आपस में जुड़ी हुई हैं, इसके माध्यम से हम लोग अच्छी तरीके से फॉलोअप भी कर पाते हैं। पार्लियामेंट की कार्रवाई में आज हिज़्ब इख्तिलाफ के शोर शराबे की वजह से पड़ा खलल। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई कल तक के लिए हुई मुलतवी। तलाक को गैर कानूनी करार देने के फैसले को 2 साल हुए मुकम्मल। मुस्लिम खवातीन के यौम हुकूक मनाने के साथ ही मुल्क भर में खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए किए गए इक़दामात का हुआ जिक्र। और टोक्यो ओलंपिक में हिंदुस्तानी खवातीन हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को क्वार्टर फाइनल मुकाबले में हरा कर रकम की तारीख। मेडल जीतने के करीब पहुंची हिंदुस्तानी मर्द और खवातीन हॉकी टीमें। खबरों में बस इतना ही, लेकिन चलने से पहले जरूरी बात, कोरोना का खतरा अभी भी है, इसलिए मास्क पहने, मुनासिब दूरी बनाकर रखें, भीड़ भाड़ से बचें और वक्त वक्त पर हाथ भी धोते रहें। आदाब।